चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मानते हुए कि कल जो फाइल मैंने दी थी वो आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिए होंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हमारा था जो हम पढ़ रहे थे कल, दैट इज पांडाज लाइब्रेरी। पांडाज लाइब्रेरी पढ़ने के पीछे मकसद क्या था हमारा? बंडी 2D डेटा पर एनालिसिस परफॉर्म करना। तो पांडाज लाइब्रेरी का पर्पस होता है बंडी 2D एरा पर डेटा पर एनालिसिस परफॉर्म करना। बंडी डेटा के लिए डेटा टाइप दे रखा है पांडाज ने सीरीज, और 2D डेटा का डेटा टाइप दे रखा है डेटा फ्रेम। ऐसा ही हमने नंपाई 1D नंपाई 2D एरे पढ़ा था। डिफरेंस आता है, नंपाई के जो एरेज होते हैं उनमें सिर्फ हम अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, उन वैल्यूज को लेबल नहीं दे सकते। लेबल का मतलब यहाँ पर है कॉलम का नेम और रो का लेबल आप नहीं दे सकते। पांडास में आप 2D डेटा को डेटा फ्रेम कहते हैं, और यहाँ पर आप हर कॉलम को एक नाम देते हैं, कॉलम लेबल। हर रो को एक नाम देते हैं, रो लेबल। इसलिए पांडास के बारे में कहा जाता है कि ये लेबल डेटा पे एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी आप एनालिसिस करोगे तो लेबल डेटा ही चाहिए होगा। अनलेबल डेटा पे आप सिर्फ मैथमेटिकली कंप्यूटेशन तो कर सकते हो, लेकिन कभी आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा पाओगे कि हमने जो ये किया है ये क्यों किया है और इसका रिजल्ट किसको इफेक्ट करता है। उसके लिए लेबल्ड होने चाहिए। अब 2D डेटा पर पहले हमने काम करना शुरू करा, उसके बाद हम 1D डेटा पर जाएंगे। चाहो तो आप पहले 1D पे प्रैक्टिस कर सकते थे, बट मुझे लगा पहले 2D पे करनी चाहिए, उससे थोड़ा सीखना आसान होगा। उसके बाद फिर मैं सीरीज 1D डेटा पर काम करना सिखाऊंगा। तो 2D डेटा को बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप मैन्युअली कोड से डेटा को जनरेट कर सकते हो, मैन्युअली टाइप करके डेटा ला सकते हो। तो ऐसा आप 2-3 रो 2-3 कॉलम के लिए करना चाहो तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपके पास बल्क में डेटा है, ज्यादा कॉलम्स हैं, ज्यादा रोज हैं, तो शायद आपके पास पहले से कोई फाइल होगी, उस फाइल में वो डेटा हमारा हो सकता है। फाइल की जगह मैं बोलूं कि आपके पास कोई एक सोर्स होगा जहां पर डेटा आपका रखा होगा। वो सोर्स एक फाइल हो सकती है एक्सेल की, वो सोर्स आपका सीएसवी फाइल हो सकती है, वो सोर्स इंटरनेट की कोई वेबसाइट हो सकती है, हो सकता है डेटाबेस की कोई टेबल हो आप वहां से रीड करके ला रहे हो, जेसन फाइल हो सकती है, एचटीएमएल फाइल हो सकती। तो कोई भी सोर्स जहां पर हमारा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा को रखा जा सकता है, वहां से आप डेटा को डेटा फ्रेम में ला सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है पांडास लाइब्रेरी के लिए। पांडास लाइब्रेरी को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कन्वेंशनली इसकी अलाइसिंग पीडी नाम से कर देते हैं। आप चाहो तो इसका नाम जो चाहे वो रख सकते हो, बट ये इतना फेमस हमारा अलाइस हो गया है कि अगर आप गूगल पे सिर्फ पीडी लिख दो, चैट जीपीटी पर सिर्फ पीडी लिख दो, वो समझ जाएगा आप किसकी बात कर रहे हो। ठीक है। बहरहाल, उसके बाद हमारे पास एक पांडास के अंदर फंक्शन होता है जिसका नाम है रीड अंडरस्कोर एक्सल। रीड एक्सेल फंक्शन के अंदर एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट हमें अपना उस एक्सेल फाइल का पाथ पास करना है जिसके डेटा को हम रीड करना चाहते हैं, या अगर वो एक्सेल फाइल किसी यूआरएल पे रखी है तो उस यूआरएल को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो लोकल अगर सिस्टम पे रखी है तो आपको यहाँ पर पाथ पास करना पड़ेगा। अब वो पाथ पास करने के लिए मैंने अपने सिस्टम पे कोई डेटा बनाया हुआ है, वहां से आप रीड करते हैं। तो आप कहाँ बनाओगे वो आप देखोगे। तो मैंने अपने सिस्टम पर सी ड्राइव के अंदर डेटा सेट फोल्डर बनाया। इस डेटा सेट फोल्डर के अंदर मैंने स्टूडेंट्स एक्सेल फाइल मैंने बनाई थी। अब इस एक्सेल फाइल के अंदर कई सारी शीट्स हो सकती हैं। जिस शीट्स को आप लाना चाहते हो, सबसे पहला चैलेंज आपके सामने जो आएगा पाथ लिखने का आएगा। तो पाथ लिखने का तरीका मैंने बताया था कि आप जहां पर फाइल रखी है आप वहां से पाथ को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। ये यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो।
लेकिन ध्यान ये रखना है, जब आप पाथ को पेस्ट करोगे तो बैक स्लैश हमारे आते हैं। तो या तो इसे आर स्प्रिंग या फिर इसे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ऐसे करके आप बनाओगे स्लैश, उसके बाद इसके अंदर जो फाइल है वो आ जाएगी। अब इस एक्सेल फाइल में हम जानते हैं कि हमारे पास शीट्स होती हैं। तो हम जिस शीट का डेटा रीड करना चाहते हैं, शीट का नाम आर्गुमेंट में लिखते हैं। आप किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट को ऑटो सजेस्ट मोड में लाने के लिए उसका कोई लेटर लिखते हो, टैब दबा देते हो, तो उससे शुरू होने वाले सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा लिखना फास्ट हो जाता है। शीट का नेम आप स्ट्रिंग में पास करोगे, बैच 1, बैच 2, जो भी है आपका। और इस शीट का डेटा डेटा फ्रेम में लाकर दिया जाएगा। ये रूल है कि डेटा फ्रेम बिना लेबल के नहीं बन सकता। लेबल या तो आपकी फाइल से निकाले जाएंगे, और अगर आपकी फाइल से आप नहीं निकलवाओगे तो डिफॉल्ट लेबल दिए ही जाएंगे। ये इम्पॉसिबल है कि आप डेटा फ्रेम बनाओ और उनका लेबल ना दो। लेबल दो तरह के हैं, कॉलम के लेबल और आपका रो के लेबल्स। तो बाय डिफॉल्ट रो के जो लेबल्स होते हैं, ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आते हैं, है ना। और जो कॉलम के लेबल्स हैं, वो आपकी शीट का जो सबसे पहली वाली रो है उसका डेटा कॉलम के लेबल बना दिया जाता है। अब अगर आपने अपना कॉलम लेबल अपनी एक्सेल शीट की पहली रो नहीं बनवाना है, क्योंकि आपको वो एक इंपॉर्टेंट डेटा लग रहा है, तो आप यहां पर एक आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, हेडर इक्वल टू नन। हेडर नन का मतलब है हम एक्सेल वाले फंक्शन को ये कह रहे हैं कि जिस शीट को आप रीड करोगे उसकी जो सबसे पहली वाली रो है उसको आपको, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हेडर इक्वल टू नन लगाते हैं। अब अगर आप जानते हैं तो यहां पर ये जो आया ये आपके कॉलम लेबल्स और ये आपके रो लेबल्स। बाय डिफॉल्ट इस तरह से कॉलम लेबल्स और रो लेबल्स आपके होंगे ही होंगे। क्या एरर आ रही है बताओ। मैंने कल जो डेटा सेट आपको दिया था वो आपने डाउनलोड कर लिया। किसी का पेन ड्राइव हो तो इन्हें दे दो डेटा सेट, अगर पेन ड्राइव हो तो। जिसके पास भी डेटा सेट नहीं है, एक दूसरे से शेयर कर लो पेन ड्राइव से। इसको स्प्रिंग को यहाँ क्लोज करो, ये ओपन करिए यहाँ CSV के बाद। नन का N कैपिटल।
CSV फाइल नहीं ना, एक्सेल फाइल है। जो मैंने आपको दी थी वो डाउनलोड करी। ये नहीं है ना वो। डेटा सेट बन आई होगी ना। अच्छा, ये वाली नहीं है तो बना लो, न्यू करके। आई गेस मैंने स्टूडेंट वाली फाइल शेयर नहीं करी होगी। है, डेटा सेट 2 में है। नहीं है तो बना लो। बैच 1 बैच 2 इसको रीनेम करके। ये वाले अभी मत पढ़ो, अभी पढ़ाएंगे इसके लिए ना, अभी इस पे ही काम कर लो। सेम फाइल जो बैच 1 बैच 2 शीट के साथ है, मैंने जो शेयर करी है शायद उसमें ये नहीं है, दूसरी वाली आ गई है। तो ये आप अपने सिस्टम पे बना सकते हो, या उसी जो फाइल मैंने आपको दी है स्टूडेंट्स वाली, उसी में शीट का नाम रीनेम कर दो, उसी में एंट्री कर लो। तो भी कराएंगे। ये फाइल कहाँ रखी है तुमने? ये तो फोल्डर का नाम क्या रखा है आपने? देख लो एक बार क्या है इनका। आपका हो गया नहीं? नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला करेंगे। कहाँ रखा है डेटा सेट आपका? हम्म, ये वाला है। इसमें बैच 1 बैच 2 ये फाइल है। ये वाली चलाओ। हम्म। फाइल ये इस नाम से है आपके सिस्टम में, डेटा सेट फोल्डर में ही है। एक्सेल फाइल ही नहीं है उसकी, CSV है। तो एक्सेल में दिखती है, होती नहीं है। ये नहीं, अब इसमें मैनुअली एंट्री कर लो। यहाँ पे कुछ लिख लो, ऐसे ही यहाँ पे कुछ लिख लो। तुम बे फाइल वाली एक बार इनकी देख के लिख लो, है ना, फिर एक्सेल फाइल रीड करना। हाँ भाई, सोनू मनु हो गया तुम्हारा? हाँ।
जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, डैश है, स्पेस है, क्या है, फिर देखो शीट खोलो अपनी। स्पेस वन है, VATCH स्पेस वन, स्पेस दो। अब DF को प्रिंट करो अगले सेल पे। यहाँ करा दो, वहीं करा दो, प्रिंट नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखना है। प्रिंट से कराओगे तो फॉर्मेट होकर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी लाइन को यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लगभग क्लास में अगर हम देखें तो 70% स्टूडेंट के पास ये या इसके जैसी फाइल है। तो मैंने आपको जो फाइलें दी हैं उनमें एक स्टूडेंट फाइल CSV फॉर्मेट की है, वो हमें नहीं पढ़नी है। एक्सेल फाइल पढ़नी है। अगर मेरे दिए गए डेटा सेट में ये फाइल नहीं है तो आप अपनी बना लीजिए जैसे कल मैंने बनाई थी, और उसमें इस तरह से शीट लिखकर अपनी एंट्री कर लेनी है। तो जो लोग कल लैपटॉप बंद करने के बाद सीधा आज 2:30 बजे खोल रहे हैं, उनकी तो होगी नहीं। जिन्होंने घर जाके खोल लिया होगा तो उन्होंने बना भी ली होगी, चलो नहीं है तो बना लेते हैं। यही है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। जिनका नहीं हो रहा उनका रीजन यही है, कल और आज के बीच में जो 22.5 घंटे निकले हैं उसमें कुछ हुआ ही नहीं। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब आप एक्सेल शीट को रीड कर रहे हैं तो आप चाहें तो जो फाइल रीड करी है उस फाइल में अपने नेम्स दे सकते हैं। डिफॉल्ट कॉलम लेवल 0 1 2 की जगह हमने हेडर तो नन करा लिया, यानी कि हमारी शीट की पहली रो हमारा हेडर नहीं बनेगी। तो डिफॉल्ट हेडर आ गए, अब वो हमें शायद नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा मीनिंग नहीं आ रहा है। तो हम नेम्स आर्गुमेंट का यूज करके लिस्ट की फॉर्म में अपने कॉलम के नेम दे सकते हैं। अगर आप जानते हो कि वो क्या हो सकते हैं तो दे सकते हो। प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम नहीं जानते होंगे। उसका रीजन ये होगा कि आपके पास कॉलम अगर 30 हो गए तो आप कहाँ तक टाइप करोगे, पहला कॉलम क्या है, दूसरा क्या है, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि किस कॉलम का नाम क्या देना है। ये आपको फिर वापस अपनी फाइल क्लाइंट को दे देनी है और उससे कहो कि भाई अपना कॉलम के लेवल पहली रो पर लिख कर दो, वरना समझ नहीं आ रहा है कुछ कि आपने क्या हमें डेटा दे दिया है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है कि अगर आपकी शीट में पहली रो पर कॉलम के लेबल्स नहीं है तो उस फाइल को रिटर्न कर दो क्लाइंट के लिए और उससे कहो कि ये आपकी जिम्मेदारी है, लेबल देखो। क्योंकि जब तक एज एनालिस्ट मुझे वो नहीं पता होगा मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अपने मन से कॉलम का नाम देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट सिखाने के लिए कि छोटा मोटा डेटा है और मुझे अलग से उसने व्हाट्सएप पे दे दिया है कि कॉलम का नाम ये रख लेना, तो शायद मैं ये कर सकता हूँ। तो अब क्लाइंट ने मुझे बता दिया कि पहले कॉलम का नाम ये रख लेना, दूसरे कॉलम का नाम ये रख लेना और तीसरे का नाम ये रख लेना। छोटी मोटी फाइल है तो ऐसे हम कर लेते हैं। फाइल बड़ी होगी तो वापस कर दो उसे, उससे कहो सही करके दो। तो नेम्स आर्गुमेंट का यूज करके हम इस काम को कर सकते हैं। अब जहां पर हम शीट का नाम लिख रहे हैं, कई बार हमारे सामने सिचुएशन ये आती है कि क्लाइंट हमें एक्सेल फाइल दे गया।
अब मुझे उसे रीड करना है, तो मुझे क्या पता उसमें शीट का नाम क्या है। या तो मुझे फिर से व्हाट्सअप करेगा वो कि पहली शीट का नाम ये है, दूसरे का नाम ये है, तीसरे का नाम ये है। या फिर मैनुअली पहले मैं एक्सेल को ओपन करूंगा डबल क्लिक करके, उसके बाद पता चलेगा शीट का नाम ये है मेरे पास, तब मैं उसका नाम लिख पाऊंगा यहाँ पर। और मान लो मेरे लैपटॉप में एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फाइल ओपन ही नहीं होगी फिर। अब क्लाइंट मुझे बताई गई कि ये शीट के नाम है। तो एक दूसरा तरीका भी है कि क्लाइंट भी आपको नहीं बता रहा है शीट के नाम क्या है, और आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो आप क्लाइंट से बस ये पूछ लो कितनी शीट है। उसने कहा 5। तो पहली शीट 0 इंडेक्स पर होगी, दूसरी 1 पर होगी, एंड लास्ट वाली 4th इंडेक्स पर होगी। तो शीट नेम में आप स्ट्रिंग की जगह इंटीजर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। और जब शीट नेम को इंटीजर में पास करते हैं, तो ये शीट के पोजीशन या सीट का इंडेक्स हो जाती है। ठीक है, सेम रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसमें आपको शीट का नाम अगर नहीं पता है तो भी आपका काम हो जाता है, सिर्फ इतना पता हो कि कितनी शीट हैं। और अपने आप से हम इंडेक्स लगा लेंगे, पहला वाला 0, अगला 1, अगला 2, अगला 3, एंड सो ऑन सो ऑन। मान लो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, तो पहले वाले को वो क्या बना देगा, हमारा रो के लेवल बना देगा। मान लो आपने एक ही दे दिया, तो शुरू के जो 2 होंगे उनको मल्टी इंडेक्स बना देगा। और ज्यादा दे दिया तो ज्यादा में तो एरर ही दे रहा है। ये तो सिंटैक्स एरर आ रही है। लिखा तो सही है, शीट नेम में कुछ रह गया लिखने से। हेलो। तो, तो ज्यादा होने पर आपके मिसिंग वैल्यू दिखा देगा, कम होने पर शुरू के कॉलम को रो के लेवल बना देगा। ठीक है। चलो अब मान लीजिए आपने शीट को रीड करा और आपने कुछ नहीं बताया कौन सी शीट रीड करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो बाय डिफॉल्ट रीड एक्सेल फंक्शन 0 इंडेक्स की शीट को रीड कर लेता है। तो जब आप शीट का नाम नहीं बताते, तो डिफॉल्ट शीट सबसे पहले वाली एक्सेल में जो होगी वो रीड कर ली जाती है, और उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। अब अगर मैं एक्सेल के अंदर जितनी शीट्स हैं सारी शीट को रीड करना चाहता हूँ 1 गो में, 3, 4, 5 जितनी भी हैं एक ही बार में सारी आ जाएं, तो यहाँ पर शीट नेम आर्गुमेंट की वैल्यू नन पास करते हैं, एन कैपिटल। तो शीट नेम में अगर आप नन लिख रहे हैं दैट मीन्स सारी शीट रीड होंगी। लेकिन सर सारी शीट रीड होंगी तो हर शीट एक 2D डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हर शीट का अलग अलग डेटा फ्रेम बनेगा। तो इस बार एक डेटा फ्रेम नहीं मिलेगा आपको, जितनी शीट होंगी उतने डेटा फ्रेम्स मिलेंगे। और वो सारे डेटा फ्रेम्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, डिक्शनरी के अंदर रख के मिलेंगे। तो रीड एक्सेल फंक्शन डिक्शनरी वापस करेगा अगर शीट नेम आर्गुमेंट की वैल्यू नन है, तो हमें एक डिक्शनरी मिलेगी। और उस डिक्शनरी के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको डेटा फ्रेम्स मिलेंगे। लेकिन सर डिक्शनरी के अंदर डेटा फ्रेम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जहां तक हमारी नॉलेज है डिक्शनरी के अंदर की होती है, वैल्यू होता है, की होती है, वैल्यू होता है। तो जो डेटा फ्रेम बने होंगे पहली वाली शीट का, दूसरी वाली शीट का, वो वैल्यू में रखे गए होंगे। सर फिर कीज कहां से लाए होंगे ये लोग, शीट का नेम, जो शीट का नेम रहा होगा वो की बन गया होगा। ठीक है। तो अब अगर मैं इस
डिक्शनरी से सिर्फ ये पता करना चाहूँ कि मेरी कितनी शीट आई हैं, उन सबके शीट के नेम बता दो, तो डिक्शनरी पे डॉट कीज लगाएंगे। डिक्शनरी का कीज मेथड क्या करता है, डिक्शनरी में जितनी भी शीट्स हैं उन सबके नेम लाकर दे देता है। तो ये दो शीट है मेरे पास, और ये दोनों शीट हमारा इस डिक्शनरी के अंदर रखी हुई हैं, दोबारा जाना नहीं है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से अगर मुझे शीट के नाम पता करने हैं तो मैं इस तरह से पता कर सकता हूं। अब जिस शीट को रीड करना है, डिक्शनरी का सिंटैक्स यूज करेंगे, टीएफ अंडरस्कोर डिक्शनरी सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर, और यहां पर शीट का नाम बैच 2। तो इस वाली शीट का डेटा मेरे डेटा फ्रेम में आ जाएगा। तो ऐसे करके आप शीट नेम आर्गुमेंट की वैल्यू तीन तरह से दे सकते हो। पहली वैल्यू स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में है तो शीट का नेम है। दूसरी वैल्यू है इंटीजर में, इंटीजर में है तो उसका इंडेक्स है। ठीक है। और तीसरा है नन, नन का मतलब है सारी शीट रीड करेगा एज डिक्शनरी। इन दोनों केस में वापस जो मिलेगा वो पर्टिकुलर शीट का डेटा फ्रेम मिलेगा एक। इस वाले केस में जो आपको वापस मिलेगा वो डिक्शनरी मिलेगी, और उस डिक्शनरी में जो कीज होंगी वो शीट के नेम्स होंगे, और उन पर जो वैल्यूज होंगी वो उन शीट के डेटा फ्रेम्स होंगे। तो इस तरह से आप उन डेटा फ्रेम को फिर अपना निकाल सकते हो। तो ये वाली अप्रोच जनरली अवॉइड करी जाती है, आपको ये वाली अप्रोच कम यूज करनी चाहिए, क्योंकि मान लो मेरी एक्सेल फाइल में 10 शीट हैं, हर शीट में लाखों लाखों रोज हैं, तो ये बहुत स्लो कर देगा आपके सिस्टम के लिए, अननेसेसरी मेमोरी आपका यूज हो रहा है। क्योंकि एक बार डेटा रीड करके मेरे डेटा फ्रेम में आ गया, तो जो डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम रैम के अंदर मेमोरी ले रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। ये जो डेटा फ्रेम है ये रैम में जगह लेता है। तो अगर आपकी एक्सेल जो फाइल है जो आपने रीड करी है, या उसकी जो पर्टिकुलर शीट है, या जो सारी शीट्स हैं जो वो रीड हो रही हैं, मान लो वो 1 GB का डेटा ले रही थी आपके हार्ड डिस्क पर, जब वो आपने रीड करके डेटा फ्रेम में लेकर आए, अब वो 1 GB का खर्चा आपका रैम में भी हो रहा होगा। तो अगर आपके रैम अवेलेबल नहीं है तो फिर ये लाइन पर एरर आ जाती है, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ठीक है। तो बेटर है कि जब आप रीड करें तो ये वाला तो यूज कम से कम करें, बट एक पॉसिबल वे है, इसलिए हमने इसको डिस्कस करा। अब एक्सेल रीड करने पर और भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन बाकी के ऑप्शन के लिए हमें डेटा थोड़ा बड़ा चाहिए होगा। इस छोटे डेटा पर मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि एक्सेल फाइल को कैसे हम पाइथन के डेटा फ्रेम में लाते हैं। अब एक और फाइल मैं रीड करना सिखा रहा हूँ, एक्सेल फाइल ही है। फाइल का नाम है movies_sheets.xlsx। एक बार चेक करो, मैंने आपको जो दी होगी वो इस नाम की फाइल होगी। अब देखो आपने कहाँ रखी है, अपना देख लो, movies_sheets करके। मैनुअली अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये फाइल होगी। इसको अगर मैनुअली ओपन करूं तो इसमें टोटल इस तरह से 3 शीट हैं। 19th सेंचुरी में जो मूवीज बनी उनके नाम, 20, 2010। तो 3 शीट्स हैं ये। हर शीट पर पहली रो में
हमारा कॉलम के नेम दे रखे हैं। तो यानी कि हमारे लिए ये मैच है, जो हमारा रीड एक्सेल का अपना डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है उसके लिए, कि पहली रो को कॉलम लेवल बनाएगा और साइज बनानी भी चाहिए, क्योंकि इसमें कॉलम के नाम बहुत सारे हैं। मैनुअली टाइप कर पाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, इतने सारे कॉलम के नाम है इसमें। रोज रोज बहुत सारी हैं इसमें, 2-2.5 हजार रोज। कितनी है? लगभग 1400 रोज है, 1339। ठीक है, पहली शीट में है, बाकी हर शीट में अलग अलग होंगे। तो अब मैं यहाँ पर अगर शीट का नाम लिखता हूँ, तो जिस शीट का नाम लिखोगे वो आ जाएगी, और शीट का नाम नहीं लिखूंगा तो पहली वाली शीट अपने आप हमारी ला कर दे देगा। अब जो शीट आई है उसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, तो सर देखो यहाँ पर हमारे 3 रोज थी, तो तीनों प्रिंट हो गई। लेकिन सर 1300 रोज प्रिंट करना मुश्किल होगा। तो डेटा फ्रेम भी नंपाई वाला तरीका यूज करता है। जैसे नंपाई में क्या होता था, हमारे एलिमेंट 1000 से ज्यादा होते थे, तो एच के एलिमेंट आते थे, बीच में डॉट 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 आता था, ऐसे करके। इसी तरह से डेटा फ्रेम का भी कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए, कि इस पर्टिकुलर साइज तक तो सारी रोज डिस्प्ले होंगी, उसके बाद फिर शुरू की 5 रोज और लास्ट की 5 रोज, और बीच में डॉट 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 आपका आ जाएगा। देखते हैं, ऐसा ही हो रहा है। शुरू की 1, 2, 3, 4, 5 रोज देखी, लास्ट की 5 रोज देखी, और बीच में डॉट 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 आ गया। इसका थ्रेशोल्ड आई गेस मेरे ख्याल से 100 या 200 के आसपास होता है, एक बार चेक कर लेंगे। तो जैसे वहां पर np डॉट सेट प्रिंट ऑप्शन आता था, सेम मैनर में यहाँ भी आता है सेट प्रिंट ऑप्शन। यहाँ भी आप थ्रेशोल्ड को कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आएगा वो, एक्सेल में जितने कॉलम है सारे कॉलम आएंगे, प्लस ये अपना रो लेवल जरूर देगा। जो आपका एक्सेल में सीरियल नंबर है उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो वो कैसे हटाना है कैसे लाना है वो भी कस्टमाइज वाला पॉइंट है। अब जरा देखो, यहाँ पर मैं इस एक्सेल शीट में मान लो कई लाख रोज हैं, और इतनी लाख रोज हैं कि जैसे मैं इस कोड को रन कर रहा हूं, आउट ऑफ मेमोरी एरर मिल जा रही है मुझे। तो सर अब क्या करें? शीट से डेटा हटाएं तो दिक्कत आएगी, क्योंकि डेटा का लॉस होगा। वो शीट और भी जगह यूज हो रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूँ, और लोगों के लैपटॉप में स्पेस का इशू नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे में ही आ रहा है। दूसरा, मैं इस एक्सेल शीट की सारी रोज पर अभी एनालिसिस भी नहीं करना चाहता। तो आप क्या कर सकते हो, जब एक्सेल फाइल की शीट को रीड करते हो, तो एक ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हो, एन रोज। एन रोज ऑप्शन का मतलब नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज आप एक्सेल शीट से रीड करना चाहते हैं, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। मान लो मैंने कहा 100, कि भी 100 रोज रीड करो, तब ये शुरू की 100 रोज रीड कर लेगा। शुरू की 100 रोज इसने रीड कर ली, अब सारी रोज नहीं आई। यहाँ पर डेटा फ्रेम लास्ट में बताता भी है कि जो डेटा फ्रेम के अंदर अभी डेटा आया है उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। अब मान लीजिए सर, मैं नंबर ऑफ रोज जो बता रहा हूं, ये शुरू से रीड हो रही हैं,
क्या मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूं कि शुरू से? नहीं सर, यहां से 100 रीड करो। आंसर इज यस। आप उसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? हमने कहा देखो, तो एंड रोज आपने कह दिया 100 रीड करो। अब आप ये बता सकते हो स्किप कितनी करनी है शुरू से। इट इज लाइक जैसे एसक्यूएल के अंदर लिमिट और ऑफसेट होता था, तो इट इज लाइक लिमिट कि मुझे टेबल से बस इतनी रोज देखनी है, लेकिन शुरू की कुछ स्किप करने के बाद तो वहां ऑफसेट नाम से ऑप्शन होता था, यहाँ पे डायरेक्ट स्किप रोज नाम से ही है। ये चाहते तो ऑफसेट नाम से दे सकते थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम उसको अब जान चुके थे। तो स्किप रोज का मतलब आप बताओ शुरू की कितनी रोज आप स्किप करना चाहते हैं। हमने कहा चलो एक काम करो, शुरू की 5 रोज स्किप कर दो, उसके बाद की 100 दे दो। लेकिन अब यहां पर आप एक नई सिचुएशन में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? पहले मैन्युअली इस फाइल में जाके मैं आपको समझाता हूं। जब आपने कहा कि शुरू की 5 रोज स्किप कर दो, तो आप अपनी 5 की गिनती और इस वाले फंक्शन की 5 की गिनती में डिफरेंस पाओगे। ये अपनी गिनती कैसे करेगा? 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां से 100 पढ़ेगा। अब रूल क्या है? रूल है कि जहां से पढ़ना शुरू करेंगे उसकी पहली रो को क्या बना देंगे? हेडर। तब ये वाली रो बन जाएगी हेडर। उसके बाद की फिर 100 आपके डेटा फ्रेम में नजर आएंगी। और आप सोच रहे थे सर ये तो ऐसी बना रहे और ये 5 हट जाएं, तो आपके समझने में और इस फंक्शन के समझने में मिसमैच हो गया। चलो देखते हैं अब। ऐसा ही हुआ। तो जो हमारी एक्चुअल शीट में सबसे पहली रो थी, जो एक्चुअल में हमारे हेडर थे, उसको भी उसने स्किप में काउंट कर लिया, क्योंकि उसको तो काउंट करना है। आपने कहा स्किप रोज कितनी? इतनी, तो वो शुरू से ही उतने स्किप करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद अब जो आपकी नेक्स्ट रो है वो हेडर बनेगी, और उसके बाद की 100 रोज आपके डेटा फ्रेम में, यानी डेटा फ्रेम पूरी 100 रोज आएंगे आपके। सर ये तो हम नहीं चाहते, और कस्टमाइज करवाओ। हम चाहते हैं सबसे पहली रो जो हेडर है वो हेडर ही बनी रहे, उसके बाद की 5 रो स्किप करा दो। ठीक है, तो अब ऐसा करने के लिए फिर क्या करेंगे? यहां पर इसके प्रोज नाम का जो फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू पास ना करके आप इसमें लिस्ट पास कर सकते हैं, रेंज फंक्शन पास कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि कहां से कहां तक की रो स्किप करनी है। सबसे पहली रो जीरो इंडेक्स की रो कहलाएगी। हमने कहा उसको स्किप नहीं करना है। फर्स्ट इंडेक्स की रो स्किप करो। फर्स्ट से लेके कहां तक करोगे? 6 तक। तो अपने आप कौन कौन सी रो स्किप हो जाएंगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आपके डेटा फ्रेम में कौन सी आएगी? जीरो इंडेक्स की रो आएगी, और उसके बाद 6 से आनी शुरू होगी। अब जीरो इंडेक्स की रो सबसे पहली मानी जाएगी और वो आपका हेडर बन जाएगी। ठीक है, चलो। इसके प्रोज दो तरह से काम करता है। डायरेक्ट इंटीजर, डायरेक्ट इंटीजर लिखोगे तो वेरी फर्स्ट रो, जिसको जीरो इंडेक्स की रो कहेंगे, वहां से स्किप करना शुरू करेगा। दूसरा, आप इसमें कोई बंडी एरे या लिस्ट या टपल या रेंज फंक्शन के थ्रू आप अपना सीक्वेंस ऑफ इंडेक्सेस बता सकते हैं कि इन इन इंडेक्सेस की रोज को स्किप करना है। तो आप यहाँ पे लिस्ट भी लिख सकते हैं, टपल भी लिख सकते हैं, और बंडी एरे नंपाई का वो भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज जो हमारा बंडी एरे जैसी होती है उसको यहाँ लिखी जा सकती है। बंडी एरे लाइक, सिर्फ रेंज ही नहीं लिख सकते, तो एक मैं लिख के दिखा देता हूँ। कई बार क्या होता है, क्लाइंट हमें जब कोई भी अपना डेटा देता है, तो उस डेटा के साथ एक टर्म और जोड़ी जाती है, मेटा डेटा। ये मेटा डेटा हमें उस डेटा के बारे में बताता है, उसमें कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम में वैल्यूज किस किस डेटा टाइप की हैं,
इन सब इंफॉर्मेशन को भी हमें पास किया जाता है और इसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो जब भी आप क्लाइंट से डेटा मांगते हो तो आप उससे बिल्कुल कहें कि इसका मेटा डेटा भी दो। इवन आप आगे एज एनालिस्ट, एज ए डेटा साइंटिस्ट डेटा के साथ डील करेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए जो डेटा सेट यूज करा जाता है, इवन मैंने जो आपको डेटा सेट दिया है, तो मैंने कोई मैन्युअली टाइप तो नहीं करा होगा 1300 रोज का डेटा, 25 कॉलम का डेटा। इतना सारा डेटा मैंने आपको बना के नहीं दिया है। तो एक वेबसाइट है कैगल, KAGGLE, कैगल.com। ये वेबसाइट पर बहुत सारे प्रैक्टिस डेटा सेट अवेलेबल हैं। एज ए डेटा साइंटिस्ट आप कोई रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना चाहते हो, उसका डेटा मिल जाएगा। एज ए एनालिस्ट आप कुछ इंसाइट्स डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, उससे रिलेटेड डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब इस वेबसाइट से आप डेटा लेने जाते हो तो यहाँ पर आप अपना जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर हर डेटा के साथ उसका मेटा डेटा भी अवेलेबल होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि इस डेटा के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से मेटा डेटा हमें मिलेगा। ठीक है, इस वजह से वो प्रॉब्लम नहीं आती कि बार बार रन करा के देखना पड़ रहा। हाँ, अगर हमें मेटा डेटा नहीं मिला है तो फिर जो आपने कहा वही करना पड़ेगा, बार बार चला चला के ही अपना देखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट मैंने करा नहीं, एक बार फटाफट करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा फर्स्ट वाला स्किप कर दो, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, एक ही बात है। अब सोचो मैं लगातार अल्टरनेट रोज स्किप करना चाहता हूँ 1 से लेकर 100 तक, तो कहां तक लिखोगे? 1 3 5 7 9, रेंज लगा दो। रेंज से काम आसान हो जाएगा आपका। कहां पर? यहाँ पर जो वन है वो इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है? हमारी शीट में जो रो थी उसका इंडेक्स। ये रो जीरो इंडेक्स की है, ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है, फोर्थ की है, फिफ्थ की है, ऐसे करके। ये सीरियल नंबर छोड़ो, एक्सेल ने क्या दे रखे हैं वो छोड़ो। पाइथन क्या मानता है शीट में उसको समझो। पाइथन हर रो को एक इंडेक्स असाइन कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अब मैंने कहा स्किप रोज में स्किप करो, कौन सी? 1 से लेके 6 तक। अब रेंज फंक्शन में स्टार्ट इंक्लूसिव होता है, स्टॉप एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि 1 से लेके 5 तक स्किप करो। अब कौन कौन सी रोज बची? जीरो वाली बची, उसके बाद सीधा कौन सी बची? ये वाली बची, छठी वाली। अब जब हमारा रीड एक्सेल फंक्शन डेटा को इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रीड करेगा तो जो सबसे पहली वाली रो है उसको क्या बनाएगा? वो हेडर, और वो हेडर बन रही है। उसके बाद जो आगे की रोज है वो हमारी डेटा फ्रेम में आ रही हैं, ये तो हमारी स्किप हो ही गई है। इस तरह से वो रीड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके प्रोज से समझ में आ गया कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि सर 25 कॉलम्स हैं, हम सारे कॉलम भी नहीं पढ़ना चाहते। सारे कॉलम काम के नहीं हो सकते हैं, कुछ ही कॉलम हमारे काम के होंगे, तो हम उन्हीं को मेमोरी में लेकर आना चाहते हैं, सबको मेमोरी में नहीं लाना चाहते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे एक्सेल को पढ़ते समय इसके प्रोज के साथ साथ या इसके बिना, तो मैं थोड़ा स्पेस विजिबल रहेगा, तो मैं इनको हटा देता हूं और सिर्फ कॉलम वाले बता रहा हूं। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट होता है जिसका नाम है यूज कॉल्स। यूज कॉल्स आर्गुमेंट का मतलब है कौन कौन से कॉलम यूज करने हैं उनके बारे में बताओ। तो लिस्ट में पहला ऑप्शन है कॉलम का नाम लिख सकते हो। कॉलम का नाम पता है तो लिख लोगे। तो मान लो एक एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने टाइटल और ईयर, ये दो नाम लिख दिए। टाइटल आ जाए, ईयर आ जाए, ये दो आ गए। तो ये कॉलम के नाम केस सेंसिटिव। तो अगर ईयर डेटा में आपका कैप्स में था तो जब आप यूज कॉलम में यूज कर रहे हो तो उसी केस में लिखना है। और जिस ऑर्डर में लिखोगे उसी ऑर्डर में आएंगे। पहले ईयर लिख दोगे तो पहले ईयर आ जाएगा, बाद में जो लिखोगे वो आ जाएगा। अब जैसे इसमें एक और है कैटेगरी, तो मैं चाहता हूं कैटेगरी भी आ जाए।
ये आपका कैटेगरी, अच्छा, ये हमारा ऑर्डर को डेटा सेट वाले ऑर्डर ही रख रहा है, तो इसको हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा लेटर ऑन। तो इस वाले ऑर्डर को ये नहीं मान रहा है, ये बस हमारे कॉलम को पिक कर रहा है, ऑर्डर भी डेटा सेट वाले ले रहा है। ऑर्डर को हम किसी और टेक्निक से चेंज कर सकते हैं। चलो, अब सर ऐसे तो कॉलम का नाम पता होना चाहिए पहले, अब मुझे कॉलम का नाम पता ही नहीं है, तो फिर आप यहां पर कॉलम का इंडेक्स दे सकते हैं कि जीरो इंडेक्स का कॉलम दे दो, फर्स्ट का दे दो, थर्ड का दे दो, जो जो मांगोगे उसके मिल जाएंगे। तो यूज कॉल्स में आप अगेन लिस्ट, टपल, रेंज पास कर सकते हो। दोनों ही चीजें पहले से जानना मुश्किल है बिना मेटा डेटा के, आपको क्या पता कौन सा इंडेक्स का कॉलम आपके काम में आएगा, तो मेटा डेटा होना बहुत जरूरी है। हाँ, रेंज भी यूज कर सकते हो, अगर बहुत सारे कॉलम आपको चाहिए यूज कॉल्स में, रेंज भी पास कर सकते हो। मुझे जीरो से लेके दो तक चाहिए। अब यूज कॉल्स में आप एक्सेल के जो नेटिव कॉलम्स के नेम है वो भी लिख सकते हो स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग के नेटिव कॉलम नेम्स। अब सर ये शब्द आप कहाँ से ले आए, हमने सुना ही नहीं कभी। हमने कहा देखो, स्ट्रिंग के नेटिव कॉलम के नेम्स A B C D, ये एक्सेल के कॉलम के नेम होंगे ही होंगे, आप इन्हें बदल नहीं सकते, ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है, आप इनसे अगर आप अपने कॉलम को लाना चाहते हो तो भी ला सकते हो। तो आपको फिर यूज कॉल्स में स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, मुझे कॉलम ए चाहिए। अब दूसरा चाहिए तो उसी स्ट्रिंग में, लिस्ट नहीं, उसी स्ट्रिंग में कॉमा लगाकर दूसरा कॉलम चाहिए। फिर सी नहीं चाहिए, डी वाला चाहिए। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। तो अगर आप एक्सेल के कॉलम्स को अपने हेडर के अकॉर्डिंग, जो नेटिव कॉलम नेम्स होते हैं एक्सेल शीट में, उससे पढ़ना चाहते हो तो यूज कॉल्स में स्ट्रिंग का यूज करके कर सकते हो। यूज कॉल्स ये कह रहा है कि मेरे साथ आप रेंज भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा जो रेंज है वो रेंज फंक्शन से नहीं डिफाइन होता, मेरा रेंज डिफाइन होगा कॉलम से। इसका मतलब है मुझे ए कॉलम चाहिए, उसके बाद बी से लेकर डी तक के कॉलम चाहिए, B C D, बोथ इंक्लूसिव, ये भी इंक्लूसिव और ये भी इंक्लूसिव। तो इस तरह से एक्सेल के नेटिव कॉलम को अगर आप एक रेंज में डिफाइन करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर ही कॉलन लगाकर डिफाइन करते हैं। तो सर इससे अच्छा तो सीधा ए से डी लिख देते, बी तो वैसे ही आ जाता, हमने कहा बिल्कुल ए से डी करने पर भी सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन ऐसा कर सकते हो, A, C, E, तो ए वाला चाहिए, बी नहीं चाहिए, सी से लेके ई तक दे दो। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनका यूज कर सकते हैं। अब आउटर पिक्चर क्या है,
आउटर पिक्चर है कि पांडास में एक्सेल को रीड करने के लिए रीड अंडरस्कोर एक्सेल फंक्शन होता है। कोई अगर चलते फिरते आपको मिल जाएगा तो इतनी बात बता के बात खत्म कर दोगे, लेकिन जब आप इसे करने बैठोगे तब आपको पता चलता है कि रीड एक्सेल के अंदर यहां पर जो आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो आर्गुमेंट में जो फर्स्ट आर्गुमेंट है, जिसको आयो नाम से भी हम लोग लिखकर पास करना चाहें तो कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है पाथ ऑफ एक्सेल। दूसरा आर्गुमेंट हो गया शीट का नेम। अब सिर्फ शीट का नेम आर्गुमेंट होता है इतना ही सफिशिएंट नहीं है। शीट का नेम अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो ये माना जाएगा, इंटीजर पास करेंगे तो इंडेक्स माना जाएगा, और अगर नन पास करेंगे तो ये माना जाएगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए कि ये आर्गुमेंट होता है, ये भी पता होना चाहिए इस आर्गुमेंट की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होती हैं और हर वैल्यू का क्या मीनिंग होता है। स्ट्रिंग शीट का नेम, इंटीजर शीट की पोजीशन, नन माने सारी शीट। उसके बाद फिर हेडर। उसके बाद आप यहां यूज करते हैं नेम्स। उसके बाद फिर आप यूज करते हैं एन रोज, फिर इसके प्रोज, फिर यूज कॉल्स। सर और भी होंगे, हमने कहा मैंने जो मेन मेन थे वो पढ़ा दिए, दो चार और भी होंगे अभी। अब हर आर्गुमेंट की जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो पता होनी, जैसे इसके प्रोज में या एंड रोज में आप वनडी एरे लाइक कुछ भी पास कर सकते हो। इसके प्रोज में नहीं, एंडी रोज में तो सीधा इंटीजर ही पास करोगे, सिर्फ इंटीजर। इसके प्रोज में वनडी एरे लाइक पास करते हो, लिस्ट टपल रेंज। यूज कॉल्स में वनडी एरे लाइक भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग में ही पास कर सकते हो। स्ट्रिंग कब पास करोगे, जब एक्सेल के नेटिव कॉलम पर काम करना चाहते हो, तब जाके आप एक्सेल फाइल को ठीक ठाक पढ़ लेते हो। रीड एक्सेल फंक्शन, पहला आर्गुमेंट इनपुट आउटपुट फाइल का पाथ होता है, फिर शीट नेम देते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आप किसी भी ऑर्डर में किसी को लिख सकते हैं। रिकमेंड किया जाता है सबसे पहले पाथ लिखना चाहिए, उसके बाद फिर किसी भी ऑर्डर में किसी को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। शीट नेम होता है, हेडर होता है, नेम्स होता है, यूज कॉल्स, एंड रोज, एस्केप रोज। मैंने जो जो यूज करे मैंने वो लिख दिए थ्योरी में। आईओ का मतलब है पाथ, स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना है, या तो लोकल कंप्यूटर का पाथ दो या फिर वेबसाइट पर किसी एक्सेल फाइल को रख दिया गया उसका यूआरएल भी दे सकते हो। शीट का नेम अगर स्ट्रिंग में दोगे तो वो नेम माना जाता है, इंटीजर में दोगे तो वो इंडेक्स माना जाता है, नन दोगे तो ऑल शीट माना जाता है, कुछ नहीं दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जीरो मानी जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू जीरो का मतलब होगा सबसे पहले वाली शीट। ठीक है। हेडर, हेडर की वैल्यू आप यहां पर या तो जीरो देते हो या नन देते हो। ठीक है। हेडर की वैल्यू जीरो का मतलब होता है जीरो इंडेक्स की जो रो है उसको हेडर की तरह यूज करो, उसको डेटा फ्रेम में लेकर नहीं आना है। और हेडर की वैल्यू नन का मतलब है कि जो जीरो इंडेक्स पर रो है उसको हेडर बनानी नहीं है, उसको स्किप करो। जब हम कुछ नहीं बताते हैं तो हेडर की वैल्यू क्या रहती है, डिफॉल्ट जीरो। मतलब जीरो इंडेक्स को क्या बनाना है, हेडर बनाना है। नेम्स, नेम्स आर्गुमेंट का मतलब हो गया कॉलम के नेम, आप बंडी एरे स्टाइल में दे सकते हो। यूज कॉल्स, लिस्ट आप दे सकते हो, लिस्ट किस चीज की, कॉलम के नेम की या कॉलम के इंडेक्स की। दूसरा, आप स्ट्रिंग में भी दे सकते हो, स्ट्रिंग में जब दोगे तो इस तरह से आप अपना दे सकते हो। और जब हम यूज कॉल्स को यूज ही नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी नन होती है। नन का मतलब होता है रीड ऑल कॉलम्स। ठीक है। एंड रोज, एंड रोज में आप अपनी संख्या बताओ या फिर नन बताओ। नन का मतलब है सारी रोज पढ़ लो, और जब हम इनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन चल रही थी, इसलिए सारी रोज हमारी रीड हो रही थी। सेम कहानी इसके प्रोज वाली हमारी हो जाती है।
ठीक है। तो अब हमें एक्सेल शीट से डेटा को ठीक ठाक से रीड करना अपना आ गया। अब बात आती है कि जब आप एक्सेल फाइल से डेटा को रीड कर लेते हैं, डेटा फ्रेम में ले आते हैं, तो हम उस डेटा फ्रेम में जो डेटा आया है उसका अगर कुछ मेटा इंफॉर्मेशन खुद निकालना चाहें तो हम भी निकाल सकते हैं। तो डेटा फ्रेम के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है डीएफ डॉट, कुछ लिखेंगे बिना कॉलिंग सिंबल के। पहले का नाम है कॉलम्स। डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स एट्रीब्यूट क्या करता है, जो डेटा डेटा फ्रेम में आया है, एक्सेल में क्या था वो फर्क नहीं पड़ता, जो डेटा फ्रेम में आया है उसमें कॉलम्स के नेम क्या क्या हैं उनकी लिस्ट लाकर आपको दे देगा। ये कॉलम के नेम्स आए हैं। जो डेटा डेटा फ्रेम में आया है, मुझे उसका शेप पता करना है, कितनी रोज कितने कॉलम है। बाय डिफॉल्ट रोज कॉलम तब बताए जाते हैं जब मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा। मैं प्रिंट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे बस ये बता दो जो डेटा फ्रेम में डेटा आया है उसमें कितनी रोज कितने कॉलम है। तो डीएफ डॉट शेप, जैसे नंपाई के अंदर शेप होता था सेम, डीएफ डॉट शेप, डेटा फ्रेम के अंदर जो डेटा आया है उसमें कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं एक टपल में आपको बता दिया जाएगा। इस टपल के जीरो इंडेक्स पर नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट इंडेक्स पर नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। ऑरिजिनल सीट हमारे डेटा फ्रेम में थोड़ी आई है। हमारे डेटा फ्रेम में जो डेटा आया है उसी के बारे में तो बता सकता है, ये डेटा फ्रेम पे तो कॉल कर रहे हैं इसको। अगर आप यहाँ पे कुछ मत लिखो, ये कुछ मत लिखो, तो बाय डिफॉल्ट आपके डेटा फ्रेम में सब कुछ वो आ गया जो ओरिजिनल शीट में था। तो जो आपको यहाँ दिख रहा होगा वो वही दिख रहा होगा जो ओरिजिनल शीट में है ना। चलो, अब और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो डेटा फ्रेम के यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक है साइज। साइज ये बताता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो 1338 गुणा 4 कर लो, इतनी वैल्यूज हैं। 5352 वैल्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक एक वैल्यू को अलग अलग गिन लो, तो वो इसका क्या हो गया, साइज कहलाता। सो दीज आर द सम एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। अब कई बार क्या होता है कि हमें फाइल एक्सेल की फॉर्म में नहीं मिलती है। हमें फाइल जो मिलती है वो एक टेक्स्ट फाइल फॉर्म में मिलती है। सर टेक्स्ट फाइल में स्ट्रक्चर डेटा कहाँ से आ जाएगा। भाई कोई टेक्स्ट फाइल है, उसमें डेटा तो कुछ भी हो सकता है, उसमें रो कॉलम थोड़ी होते हैं कोई। हमने कहा लेकिन अगर टेक्स्ट फाइल बनाने वाले ने उसको एक स्ट्रक्चर दे रखा है तो फिर ऐसी टेक्स्ट फाइल को डेटा फ्रेम में रीड किया जा सकता है। शर्त यही है कि टेक्स्ट फाइल में स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर क्या फॉलो कर सकते हो, हमने कहा सबसे पहले जो आपका रो होनी चाहिए, जीरो इंडेक्स की रो जो होनी चाहिए, उसमें आपको कॉलम के नाम लिखने हैं, मान लो ऐसे करके। और हर कॉलम का नाम कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। एक हाइपोथेटिकली बना के दिखा रहा हूं, ऐसे करके। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर जो रो होनी चाहिए उसमें फिर से उतनी वैल्यू कॉमा से अलग अलग होनी चाहिए। अब जितनी रोज इस तरह से लिखी होंगी ये हमारा एक स्ट्रक्चर डेटा माना जाएगा, भले ही टेक्स्ट फाइल में नोटपैड फाइल में है लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर डेटा माना जाएगा। अब जनरली
यहाँ पर अगर हम इस टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट को एक नाम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हर कॉलम किससे हमने सेपरेट करा है, कॉमा से। और हर रो किससे अलग हो रही है, न्यू लाइन पर। हर रो न्यू लाइन पर सेपरेट हो रही है। तो अब इसको सीएसवी फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। तो सीएसवी इज ए फॉर्मेट। अब सीएसवी फॉर्मेट का मतलब है कोई भी टेक्स्ट फाइल जिसमें कॉलम्स कॉमा से सेपरेट होने चाहिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जिसमें कॉलम्स कॉमा से सेपरेट होने चाहिए और रोज न्यू लाइन से सेपरेट होनी चाहिए। अब इस फॉर्मेट में रोज न्यू लाइन पर होनी चाहिए उसका कोई जिक्र नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। सिर्फ कॉलम कॉमा से सेपरेट होने चाहिए, इसका जिक्र फॉर्मेट के नाम में कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर कोई भी फाइल जो इस फॉर्मेट की है, अब उसका एक्सटेंशन डॉट नोएडा है, उसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है, उसका एक्सटेंशन डॉट कुछ भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेट इसका भी क्या कर रहेगा, सीएसवी कहलाएगा। तो फॉर्मेट इज डिफरेंट थिंग, एक्सटेंशन इज डिफरेंट थिंग। फॉर्मेट आपके डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि डेटा किस स्ट्रक्चर का होगा। एक्सटेंशन हमारा एक आउटर पिक्चर बताता है कि क्या फॉर्मेट पॉसिबल हो सकता है। तो जनरली लोग फिर क्या करते हैं, डॉट सी एस भी एक्सटेंशन रख लेते हैं। तो एक मार्केट में जो रिकमेंडेड अप्रोच है वो ये कि किसी भी फॉर्मेट को डिस्क्राइब जिस तरह से किया जाता है उसकी फाइल का एक्सटेंशन वही रख देना चाहिए, जबकि ऐसा रूल नहीं है। फाइल का एक्सटेंशन आप अपना नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं है। मैटर करता है फॉर्मेट क्या है, फाइल के अंदर डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, वो मैटर करता है। अब मैंने आपको जो डेटा सेट दिए हैं, उन डेटा सेटों में मैंने आपको बहुत सारी फाइल दे रखी हैं। उनमें से एक फाइल है जिसका नाम है क्लोथ्स करके। सिंपल टेक्स्ट फाइल है, डबल क्लिक करो नोट पैड में ओपन हो जाएगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो शायद ये फाइल मेरा वो सीएसवी फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। पहली रो पर इसमें आपके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं और फिर हर रोज में इसी तरह से आपका चल रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है जो सीएसवी फॉर्मेट की फाइल को रीड करता है, नो मैटर एक्सटेंशन क्या है उसका, वो भी रूल यही चलाता है कि जीरो इंडेक्स की रो को हेडर बनाऊंगा। और अगर जीरो इंडेक्स की रो पर हेडर आपने नहीं लिखा है तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, एक्चुअल रो हेडर बन जाएगी। अब मैं इस फाइल को रीड करके दिखाता हूं कैसे रीड करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन है, रिजल्ट डेटा फ्रेम ही बनेगा, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसबी। तो फंक्शन का नाम रीड अंडरस्कोर सीएसबी, नॉट रीड अंडरस्कोर एक्सल। अब इस फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट में सीएसवी फॉर्मेट की जो फाइल है उसका पाथ पास करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सीएसवी फॉर्मेट की जो फाइल है उसका पाथ, मैंने ये नहीं बोला सीएसवी एक्सटेंशन की पाथ देना है, ठीक है। तो अब मैं अपने सिस्टम के हिसाब से दे रहा हूं, आप अपने सिस्टम के हिसाब से दोगे। इंटेंशनली मैंने इसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी रखा हुआ है। बाकी कहानी आप जानते हैं। हेडर वर नन लगा के आप यहाँ काम कर सकते हैं, वो अपना कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रोज, स्किप रोज, यूज कॉल्स सब यहाँ भी चलते हैं। लाते हैं। अब मान लीजिए
देखो मेरे साथ सिंक्रोनाइज रहना होता रहेगा, जरा सा भटक जाओगे फिर पूरी क्लास खराब हो जाएगी आपकी, और फिर पड़ोसी की खराब करोगे आप, है ना। सामने रहोगे, जो मैं बोल रहा हूँ कान से सुनो हाथ से करो, सब होता रहेगा। अब मेरे पास एक और फाइल है, अगर आप यहाँ देखो ध्यान से तो इस बार, सर फॉर्मेट तो लग रहा है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट तो है, लेकिन कॉमा की जगह आपने कॉलॉन लगा दिया है। तो डेटा फ्रेम कह रहा है कोई बात नहीं, हम इसको भी पार्स कर लेंगे, इसको भी हम रीड करके ले आएंगे अपने फॉर्मेट में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो देखते हैं। प्रॉब्लम ये आएगी, जब मैं इसको दूसरी वाली फाइल पास कर रहा हूं जिसका नाम क्लोथ्स बन है, तो बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन ये बनाया गया है, इसको ये सिखाया गया है कि जब तक कॉमा ना मिले एक ही कॉलम मानते रहना, जैसे ही कॉमा मिले फिर दूसरा कॉलम क्रिएट करना। तो अब ये उसी रूल के हिसाब से इस फाइल में कॉमा ढूंढना शुरू करेगा पहली रो में। अब कॉमा कहीं मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, सब कुछ उठाकर सिंगल कॉलम में डाल देगा, एरर नहीं देगा, एक ही कॉलम आ गया, क्यों, कॉमा मिला ही नहीं मुझे कहीं। तो अब सीएसवी फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आप अपने कॉलम्स को कॉमा से सेपरेट नहीं करवा रहे थे फाइल में, तो जिससे भी करवा रहे हो हमें बता दो, हम फिर उससे कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बताएंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे सेपरेटर, SEP। सेपरेटर आर्गुमेंट में स्ट्रिंग की फॉर्म में आप कॉलम का सेपरेटर पास करते हो, कि कॉलम का सेपरेटर क्या है, हमने रखा कॉलॉन। तो अब डेटा फ्रेम में कॉलम को क्रिएट करने के लिए फाइल में सेपरेटर कॉमा की जगह कॉलन ढूंढा जाएगा, और अब अगर कॉमा आ गया तो वो कॉलम नहीं माना जाएगा। यहाँ बंद देखो, बंद दे दो, फिर दोबारा चला के देखो। अब मेरे पास एक और फाइल है, स्ट्रक्चर तो सर बढ़िया लग रहा है, सबसे अच्छा तो इसी में लग रहा है, रीडेबिलिटी बढ़िया है, लेकिन इस बार कॉलम्स ना कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं ना कॉलॉन से हो रहे हैं। क्या लग रहा है देखने में, टैब स्पेस, सिंगल स्पेस की जगह टैब स्पेस लगा रखा है। तो अब रूल तो वही है कि जब तक बताओगे नहीं हम तो कॉमा ही ढूंढते रहेंगे। तो इस बार क्या बताएंगे, /t। फाइल कौन सी है, 2 वाली है। तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसी फाइल जो कॉमा से कॉलम को सेपरेट ना करके टैब स्पेस से सेपरेट करती है, TSV फाइल कहलाती है। ये थोड़ा सा पॉपुलर एक्सटेंशन या पॉपुलर फॉर्मेट है, TSV फॉर्मेट, CSV, TSV ये चलते हैं, इनके नाम हैं, लोग जानते हैं इन्हें। कॉलन वाला कोई नहीं जानता ना होता है, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए आपको सिखाया कि ऐसा भी हो सकता है। कहीं नहीं मिलेगा कॉलन वाला, या तो मिलेगा कॉमा से या मिलेगा टैब स्पेस से, CSV, TSV फंक्शन का नाम, लेकिन CSV है। अब आपका वाला पॉइंट जो आप कह रहे थे, या जो बाकी लोग सोच रहे हैं, कि सर ये बताओ हर रो में उतने ही कॉमा होने चाहिए, यहाँ पर तो एक ही है, और यहाँ पर अब बीच में वैल्यू नहीं है। तो रूल क्या कहता है, पहली रो में जितने कॉलम्स हैं उनको स्टैंडर्ड माना जाएगा, उसके बाद जितनी रोज आ रही हैं उसमें उतने ही कॉलम रखने हैं, ज्यादा नहीं रखोगे एरर आएगी, कम रखोगे तो मिसिंग वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो पहली रो में जितने हैं वो स्टैंडर्ड माने जाएंगे कॉलम्स हमारे। ठीक है, अब देखते हैं, इस बार फाइल का नाम है क्लोज 3। सेपरेटर देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि कॉमा ही है। ये देखो, जहां जहां था ठीक है, जहां नहीं था वहां मिसिंग आ गया।
यहाँ बीच में दो कॉमा लगे थे। पहली वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है, बीच वाली मिसिंग है। एक लगा कर छोड़ दोगे तो आगे की दो मिसिंग है। देखते हैं। तो ये तीसरी वाली है। मान लो यहाँ दो ही होती हैं। देखते हैं क्या मानेगा, तो सबको मिसिंग बना देगा। तो पहले वाले को क्या बना दे रहा है, हमारा इंडेक्स बना दे रहा है, जैसे वहां हो रहा था, है ना, उसी तरह से कर दे रहा है। ठीक। अब एक और सिनेरियो। ये नहीं। अगला सिनेरियो है कि जिसने भी सीएसवी फाइल बनाई, उसने क्या करा, फाइल का फॉर्मेट डॉट टीएक्सटी ना रख के डॉट सीएसवी रख दिया। और अच्छी बात है सर, फॉर्मेट सीएसवी, एक्सटेंशन सीएसवी, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्या, अगर आप सीएसवी फॉर्मेट की फाइल का एक्सटेंशन डॉट सीएसवी दे देते हैं और आपके लैपटॉप में एक्सेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो वो फाइल डबल क्लिक करने पर एक्सेल के सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाती है, रादर देन नोटपैड में। ये देखो, अभी एक्सेल फाइल नहीं है, सीएसवी फाइल ही है ना, लेकिन एक्सेल के सॉफ्टवेयर में ओपन हो गई है। अगर मेरे लैपटॉप में एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं होता तो ये डबल क्लिक करने पर नोटपैड में ही खुलती। अब मैं इसको नोटपैड में खोलना चाहूं तो राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करूंगा, तो ये वैसे ही है जैसे अब तक थी। ठीक है। तो एक्सेल फाइल और सीएसवी फाइल में कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या बताएंगे? सीएसवी एक फाइल है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है और वो टेक्स्ट डेटा होना चाहिए। एक्सेल एक फाइल है जिसमें डेटा डायरेक्ट स्टोर नहीं होता है, शीट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। सीएसवी में कोई शीट वीट नहीं होते, वो अपने आप में एक फाइल है। एक्सेल में डेटा के अलावा इमेज भी आ सकती है, टेबल भी आ सकती है, मल्टीमीडिया कंटेंट भी आ सकते हैं। सीएसवी एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसमें इन बातों का कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ डेटा डेटा हो सकता है। ठीक है, तो एक्सेल फाइल अलग है, सीएसवी अलग है, दोनों में कंफ्यूजन क्यों हो जाता है? जब डॉट सीएसवी एक्सटेंशन होता है तो लॉन्चर उसका एक्सेल में कर दिया जाता है, यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मेरे लैपटॉप में अगर एक्सेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये एकदम क्लैरिटी होगी कि सीएसवी अलग होती है और एक्सेल अलग ही होती होगी। ठीक है। चलो, तो अब मैं इसको रीड कर रहा हूं और इस बार चौथी वाली फाइल मैंने रीड करी जिसका एक्सटेंशन डॉट सीएसवी ही है। ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, अक्सर गलती करते हैं, मैंने उनको ये वाली फाइल दी, मान लो, अब उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं, उन्होंने अपने लैपटॉप पे गए लिख दिया पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सल। क्यों? उनको लग रहा है एक्सेल फाइल है, आइकन से लग ही रहा है। अब जब मैं रीड कर रहा हूं यहां पर तो ये एरर देता रहेगा, कह रहा है एक्सेल फाइल फॉर्मेट सही नहीं है, पता नहीं क्या क्या कहता ही रहेगा। ये नहीं कह रहा है फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड कह देता तो पता चल जाता कि फाइल ही नहीं है, कुछ और ही एरर दे रहा है। अब क्या एरर आ रही है, हम बहुत देर तक सोचते रहेंगे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। फिर याद आएगा यार ये तो एक्सटेंशन सीएसवी है ना। वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर आप एक्सेल में सीएसवी डाल दोगे तो एरर आएगी। ठीक। चलो, तो अब सीएसवी फाइल रीड करनी हमारे लिए आ गई। एक और, इसमें क्या करा मैंने, जीरो इंडेक्स की रो खाली छोड़ दी, क्योंकि हम देख रहे थे जीरो इंडेक्स की रो को हेडर बना दिया जाता है। मैंने जीरो इंडेक्स की रो में स्पेस डाल दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि रीड सीएसवी फंक्शन क्या इस बात को हैंडल कर लेगा कि अगर सबसे पहले जीरो इंडेक्स पर कोई डेटा ही ना हो, एम्प्टी स्पेस हो, तो क्या वो उसको मानता है या इग्नोर कर देता है? हमने कहा चलो देखते हैं। तो पांचवी है ये, और इसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी है।
यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली अगर स्पेसेस भी होंगे तो हमारा अपने आप मैनेज कर लिया जाएगा। तो सर और भी हो सकते हैं ऐसे करके, हमने कहा चलो ये भी करके देख लो। चलो। तो अगर स्टार्टिंग में आपकी स्पेसेस आ रहे हैं जीरो इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स की रो पे, तो ये अपने आप उनको मेंटेन कर ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सेल और सीएसवी, ये दो हमें रीड करने आ गए। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए, जो डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे। ठीक, इनमें से मैंने ये दो भी नहीं कराए हैं, इन दो को मैं आगे करा दूंगा। लिख दिए हैं लेकिन कराई नहीं है मैंने अभी। दूसरा है रीड सीएसवी, सेम कहानी, डेटा फ्रेम वापस करता है, पाथ देना है, हेडर नेम्स यूज कॉल्स एंड रोज एस्केप रोज। और जो ये सब मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक्सेल में पढ़ा दिया है। जो नया था, जो वहां नहीं था, जो यहाँ पर था, वो था सेपरेटर, जो मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है। CSV फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल, कंटेन्स डेटा इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, स्ट्रक्चर मैनर में डेटा होना चाहिए। ठीक है। जनरली CSV फाइल का एक्सटेंशन डॉट CSV होता है, बट इसके अलावा बहुत सारे एक्सटेंशन पॉसिबल है। डॉट CSV, डॉट TSV, डॉट TXT, डॉट डेट, डॉट लॉग, डॉट कुछ भी जो मन करे वो आप अपना दे सकते हो। लास्ट आज का, कई बार क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो एक वेबसाइट में टेबल के अंदर रखा होता है। कभी वेबसाइट पे काम करोगे, अगर मौका पड़ा, तो वेबसाइट में डेटा आप टेबल की फॉर्म में दिखा सकते हो। स्पेशली क्रिकेट वगैरह जब स्कोर बोर्ड देखते हो तो स्कोर बोर्ड एक टेबल फॉर्म में ही आता है। तो अब वो टेबल का डेटा स्ट्रक्चर डेटा हो गया। अब ऐसा ही मैंने डमी बनाया है, क्योंकि वेबसाइट तो आपके चलेगी नहीं लैपटॉप पर। मैंने आपको एक फाइल दे रखी होगी आई गेस, देखो टेस्ट करके कोई फाइल दे रखी है मैंने। टेस्ट डॉट एचटीएमएल फाइल है कोई, चेक करो है। टेस्ट डेटा सेट वन डेटा सेट टू किसी में हो, एचटीएमएल फॉर्मेट की कोई फाइल नहीं है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, शेयर कर दूंगा आपके लिए फिर। आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग चले गए, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं इस बात का कोई मतलब नहीं है कि क्या लिखा है ना। बट मान के चलते हैं कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जब कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसमें टेबल का कोड इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर ऐसे मान लो मोटा मोटा, ये आपकी एक टेबल बन रही है, एक टेबल बनाने का कोड है। और इस टेबल के अंदर ये क्या लग रहा है देखकर, हेडर। चलो इतना तो आ ही गया। हेडर का पहला कॉलम हो गया नेम, दूसरा कॉलम हो गया रोल नंबर, हेडर खत्म। अब ये रो, टेबल रो, TR मतलब टेबल रो। पहली रो में पहले कॉलम की वैल्यू सोनू, दूसरे कॉलम की वैल्यू 1001, दूसरी रो में मोनू 1002, एक टेबल खत्म। इसी तरह से और भी टेबल हो सकती हैं, एक टेबल और है। अब अगर मैं HTML फाइल को ओपन विद करके ब्राउजर पे रन कराऊं, तो ये ऐसे हमें दिख जाता है, टेबल फॉर्म में डेटा ब्राउजर पे ऐसे चलता है। तो किसी वेबसाइट में अगर क्रिकेट का स्कोर कोड देख रहे हो तो बिहाइंड द सीन वो कुछ ऐसे ही दिखाया जाता है टेबल टैग का यूज करके। ठीक है। तो अब अगर मैं इस डेटा को रीड करना चाहूं, तो अभी आप देख लो क्योंकि आपके में नहीं है, मैं अभी शेयर कर दूंगा। तो एक फंक्शन है रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल, एचटीएमएल के टेबल को रीड करने का फंक्शन। एफ डेटा सेट एनालिसिस टेस्ट डॉट एच टी एम एल। अभी क्या करता है, जितने भी हमारे पास इस HTML फाइल में टेबल टैग होंगे, हर टेबल टैग का
डेटा फ्रेम अलग अलग बनाएगा और एक लिस्ट में रखकर हमें दे देगा। उस लिस्ट के जीरो इंडेक्स पर सबसे पहले वाला डेटा मिल जाएगा, और अगले इंडेक्स पर ये वाला डेटा मिल जाएगा। मैनुअली हम कभी ऐसा नहीं करते जनरली। ये तब हमारे लिए मिलता है जब किसी वेबसाइट से डेटा लाकर आपको दिखाया जा रहा है, और उस वेबसाइट में डेटा एचटीएमएल की फॉर्म में रखा हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड नहीं है, एचटीएमएल फॉर्म में रखा हुआ है। तो आप आसानी से इस काम को यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल आज इतना ही। कल थर्सडे ऑफ रहेगा, परसों मिलेंगे। परसों अभी मैं आपको डेटाबेस एसक्यूएल से डेटा कैसे रीड करते हैं वो सिखाऊंगा, जेसन फाइल से कैसे रीड करते हैं, उसके बाद वापस कैसे करते हैं। अभी तो हम ले आए, अब हमें वापस करना है तो कैसे करेंगे। चलो तो फिलहाल इतना ही, परसों मिलेंगे।